यार देखो, कल हमने अपना डिस्कस कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बस उसी को कंटिन्यू करना है और आज ये चैप्टर खत्म करना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कौन से फिनोमेना या कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और वेवलेंथ, इनमें कैसा रिलेशन है? इनवर्स इनवर्स। रिलेशन है। तो मतलब हमारे लिए अलग अलग लाइट रेज के लिए सेम मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। तो हर एक लाइट रे अलग अलग बेंडिंग शो करती है, जिसकी वजह से वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। और हमें क्या कैलकुलेट करना था इसमें? हमें कैलकुलेट करना था एंगल ऑफ डेविएशन। कि भैया ये हमारे पास प्रिज्म है, इस पे कोई व्हाइट लाइट रे फॉल डाउन कर रही है, तो सबसे पहले वो रिफ्रैक्शन करेगी और वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये उसने बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद जब वो सेकंड रिफ्रैक्शन करेगी तो वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो फिर वो किधर बेंड करेगी? अवे फ्रॉम अवे नॉर्मल। फ्रॉम द नॉर्मल। बढ़िया। तो ये इसने बेंड कर दिया भैया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाला एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। मैंने आपको डिनोशन समझा दिए थे, इसको हम डिनोट करेंगे आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फर्स्ट सरफेस। ये होगा हमारे पास एंगल R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस। ये एंगल R2, और ये हमारे पास एंगल आई डैश। हमें कैलकुलेट करना था एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि हम इस लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे, कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे होती, और लेकिन प्रिज्म की वजह से हमारी जो फाइनल लाइट रे है वो इतने एंगल पे डेविएट हो गई है। मेरे को फॉर्मूला याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन? लिखवाया था मैंने। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। भैया अब चीजों को ध्यान देना शुरू करो। सबसे पहले इसमें एंगल ए की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं अपना एक देखूं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस लाइंस को ज्वाइन करूं मैं, तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो उसी से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो ये कुछ इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के आप मेरे को ये बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा और कैसे डिपेंड करता होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? भाई सबसे पहले जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म पे बताओ। एंगल ऑफ प्रिज्म पे वो डिपेंड करता है, और वो किस तरीके से डिपेंड करता होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? सर डायरेक्टली। अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बढ़ाओगे मतलब उतनी ही बड़ी वैल्यू आपके लिए सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही छोटा आएगा। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन छोटा आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है। क्या भाई सब लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? यस यस सर। यस डन। सर। बढ़िया। उसके बाद यार अगर दूसरा फैक्टर देखो तो दूसरा फैक्टर भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ही कम बेंडिंग होगी, और उतना ही कम हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। आई रिपीट, भाई वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट रे चेंज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होते ही हमारी बेंडिंग अलग अलग होगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग आएगा। सिमिलरली तीसरा फैक्टर ये डिपेंड करेगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पे भी। नो डाउट कि भैया फिर से वही वाली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे अलग अलग होगा तो बेंडिंग भी अलग अलग होगी। अब एक फोर्थ फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है। बस एक तो ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड वाला, और एक ये फोर्थ वाला। फोर्थ वाला फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप क्या करो, ये ऊपर वाला फॉर्मूला मेरे को देख के बताओ कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? सर डायरेक्टली। किसी और का कुछ और आंसर है इसमें कि भाई डायरेक्टली डिपेंड करेगा या इनवर्सली? सर डायरेक्टली। डायरेक्टली। तो याद रखो यार, हमने क्या किया, हमें कंफ्यूजन थी कि भैया हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आपने ये शायद से स्कूल में एक एक्टिविटी भी करी होगी। एक्टिविटी क्या है कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक्स एक्सिस पे मैंने रखा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
भाई चेक करना, ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक्स एक्सिस पे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्सिस पे हमने रखा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये एक एक्टिविटी है, लैब एक्सपेरिमेंट भी है कि यार हमने क्या देखा, अलग अलग वैल्यूज ली एंगल ऑफ इंसिडेंस की। हमने देखा हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज कर रहा है। आई रिपीट, हमने देखा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब पहले क्या हो रहा है, पहले एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। फिर हमने देखा कि यार एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमें एक एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा और वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, कि मतलब इससे कम डेविएशन पॉसिबल नहीं है, मिनिमम डेविएशन। क्या सबको यहां तक का ग्राफ समझ में आ रहा है? Yes, sir. डन। तो एक लास्ट बार रिपीट, मैंने कहा जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एक पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को मिनिमम एंगल मिल रहा है कि लाइट रे का मिनिमम डेविएशन शो हो रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसके बाद देखा कि अगर हम फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो अब की बार हमारा एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो रहा है। तो अब की बार हमारा एंगल ऑफ डेविएशन इज कमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि भैया एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, तो दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर होगा कि एज वी इंक्रीज इनिशियली, एज वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर एंगल if we increase the angle of incidence angle of deviation increases। तो मतलब ये दोनों तरीके से डिपेंड करता है। और ये दोनों तरीके से डिपेंड क्यों करता है, ये दोनों तरीके से डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे आई के साथ साथ आई डैश भी है। आई डैश का मतलब क्या है कि यार ये दोनों एंगल्स अपनी वैल्यू इंटरचेंज करते रहते हैं। इंटरचेंज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले रहा हूं तो सपोज यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अगर अब मैं यहाँ पे 60 डिग्री लूंगा तो नियरली यहाँ पे फिर से वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 30 डिग्री मिलेगी। ये दोनों अपनी वैल्यूज इंटरचेंज करते रहते हैं। सिंस ये दोनों अपनी वैल्यूज इंटरचेंज करते रहते हैं इसलिए अगर आप एक और चीज नोटिस करो, मेरे को एक मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को दो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिल रहा है। जैसे इधर देखो, मैं ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन ले रहा हूं तो ये वाला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को दो पर्टिकुलर एंगल्स पे मिल रहा है। तो ये मेरे को दो पर्टिकुलर एंगल्स पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक बन जाएगा आई और एक क्या बन जाएगा मेरे पास, आई डैश मिल जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हो गई? Yes, sir. डन। तो भैया ये ग्राफ, ये कॉन्क्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। Done, sir. डन। Done. चलो ये भी पूरा नोट डाउन हो गया, ग्राफ भी। Sir, 1 minute. Yes, ठीक है, sir. कर लो, आराम से कर लो। क्या आपने ये लैब स्कूल एक्सपेरिमेंट में किया, लैब एक्टिविटी ये वाला? No, क्योंकि शायद sir. से स्कूल No, खुले ही नहीं है sir. तो अच्छा नहीं किया हुआ है। डन। Done, sir. डन, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यार यहां तक तो हो गई जनरल बातें। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं किसी भी लाइट रे का मिनिमम डेविएशन चाहना। तो इसलिए अब हमारे पास हम जो भी डिस्कस करेंगे वो किस चीज के लिए डिस्कस करेंगे, वो हम मिनिमम डेविएशन के लिए डिस्कस करेंगे, मिनिमम डेविएशन। तो यार फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जब भी हमारी लाइट रे मिनिमम डेविएट करेगी तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो एक इंसिडेंट रे आएगी और फिर वो बेंड करेगी, तो याद रखो ये बेंड करने के बाद बिल्कुल सिमेट्रिकली पास करेगी। सिमेट्रिकली पास करने का मतलब क्या है कि जो ये मेरे पास लाइट रे आ रही है प्रिज्म के अंदर, ये बेस ऑफ द प्रिज्म से बिल्कुल पैरेलल होगी। जब ये दोनों लाइट रे एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगी तो उस केस में हमें हमेशा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलेगा। आई रिपीट कि भैया किस केस में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलेगा, जब भी हमारी ये वाली लाइट रे दी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जाएगी बेस ऑफ द प्रिज्म के, तो उस केस में हमारे पास हमेशा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलेगा। फिर जब ये लाइट रे इस बेस के पैरेलल जाएगी तो याद रखो ये एंगल R1 और ये एंगल R2 ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलेगा, सीधी सीधी बात। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल ए का फॉर्मूला था R1 प्लस R2, तो ये बेसिकली बन जाएगा 2R। तो R की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल A/2। Yes, sir. डन। अब आपको क्या करना है,
आपको एक रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया ये रेयर मीडियम एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है 1, ये है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू। आप लगा दो स्नेल्स लॉ। तो मेरे को बताओ, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूं मैं? स्नेल्स लॉ Sin I by sin R1. तो ये हो जाएगा साइन आई, मतलब ये आई है एंगल, सॉरी मैंने आई वो लिख दिया, ये एंगल आई। तो हम लिखेंगे भाई साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, R1 R2 दोनों इक्वल है तो साइन आर, ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए? सर डेंसर वाले का. डेंसर वाले का, क्योंकि जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है तो प्रिज्म का, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1. रेयर मीडियम, जो कि हो गया हमारे पास 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास आ गया म्यू साइन आई की वैल्यू। साइन आई की वैल्यू अभी एज इट इज रखो, अभी देखेंगे। साइन आर की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन ए बाई 2। Yes sir. डन। अब हमें रिप्लेस करना है आई को, तो मेरे को बताओ आई को भैया कैसे रिप्लेस करेंगे? तो यार हमें एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला पता है। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। हमने क्या देखा यार कि R1 और R2 तो इक्वल होंगे ही होंगे, फिर बाद में हमने फिर से एक्सपेरिमेंट से नोटिस किया कि I और I1 भी दोनों इक्वल होंगे। ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए, सॉरी ये दोनों इक्वल हो गए, तो इस केस में मैं लिखूंगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू 2I माइनस एंगल ए। तो मेरे को बताओ आई की जगह क्या लिखूं मैं? आई की जगह क्या ये लिख सकता हूं? एंगल DM प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। भैया हाँ या ना, समझ में आ यस रहा है? सर। डन। Yes sir. तो फाइनल हमें एक फॉर्मूला मिल गया, साइन आई की जगह डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। लेकिन याद रखना, आप ये फॉर्मूला हर कंडीशन में नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ तब लगाना है जब क्वेश्चन आपको कहे कि भैया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो रहा है, या फिर वो डायरेक्टली ना कहे तो इनडायरेक्टली कहे कि भैया हमारे पास ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं या ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, तो समझ जाना मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो रहा है। तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको जनरल यही वाला स्नेल्स लॉ ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर। Done sir. डन। Done, sir. बहुत बढ़िया। तो बस इसका एक लास्ट केस और। लास्ट केस क्या है? लास्ट केस है यार, हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में थिन प्रिज्म्स, मतलब जो हम प्रिज्म ले रहे हैं उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटे थिन प्रिज्म है। ये कुछ इस तरीके से समझ लो कि भैया बहुत थिन प्रिज्म है, तो ये जो एंगल ए होगा ये बहुत छोटा होगा। ऊपर से जो भी हमारे पास बाकी सारे एंगल्स होंगे, एंगल I1 R1 ये सब जो भी एंगल्स होंगे, याद रखना ये सारे एंगल्स भी बहुत छोटे एंगल्स आएंगे। तो थिन प्रिज्म का सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी एंगल्स आएंगे सारे के सारे बहुत छोटे एंगल्स आएंगे। और मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कितनी बार कि जब भी हमारे पास थीटा की वैल्यू, मतलब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? Theta में. थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो इधर भी वही होगा, जैसे हम अभी तक स्नेल्स लॉ यूज कर रहे थे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू बाय 1। तो ये साइन आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सिर्फ आर में कन्वर्ट, और ये म्यू। तो आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके अगर हम फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। बस सीधा सीधा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन होगा आपको कि हम प्रिज्म कैसा यूज कर रहे हैं, जब हम थिन प्रिज्म यूज कर रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या कि जो भी एंगल्स बना रहे हैं प्रिज्म के अंदर वो सारे के सारे छोटे एंगल्स बन रहे हैं। Done sir. डन डन आ डन। तो ये हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी खत्म हुआ। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो। डन, चलो डन। तो भैया कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, आ जाओ, आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। दिनू क्वेश्चन? Yes, Yes sir. sir. डन। यार ये वाला सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है अगर प्रिज्म में से आता है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमने ये लिया एक प्रिज्म, और हमें इसका जो ये राइट हैंड साइड है इसको हमने सिल्वर्ड कर दिया है।
सिल्वर्ड कर दिया। हमें इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री और हमें इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, मतलब 1.5, 3/2। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ताकि लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर ले। चलो ट्राई टू कैलकुलेट what should be the angle of incidence such that the light retraces its path, such that light retraces its path। यार एक चीज रेक्टिफाई कर लो, क्वेश्चन में ये वैल्यू √2 गिवन है, माय मिस्टेक, ये वैल्यू √2 गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। देखते हैं भैया आप किसका कितना रिवाइज्ड है, उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। लास्ट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ही मैंने बहुत बार बताया था कि अगर लाइट रे को अपना पाथ रिट्रेस करना है तो वो मिरर पे कैसे फॉल डाउन करनी चाहिए? परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली। वेरी गुड। अगर ये स्फेरिकल मिरर होता तो वो मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जानी चाहिए थी, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। यस लेकिन सर। अगर ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के ऊपर तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर बनाना है। तो भैया सीधा सीधा बात क्या है, अगर सर आपको लाइट रे को 45। पाथ, वेरी गुड, अगर आपको लाइट रे को अपना पाथ रिट्रेस कराना है तो आप यही चाहोगे कि ये लाइट रे इस प्लेन मिरर पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करे। बस इतना हिंट मैंने दे दिया, अब बस कैलकुलेशन करने वाला काम है, कैलकुलेट करो। प्रशांत बिल्कुल सही यार, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है, मैक्सिमम बच्चों ने कैलकुलेट कर भी लिया। भाई कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले मेरे को बताओ, इधर R1 और R2, मतलब सॉरी R2 की वैल्यू कितनी लिखूं? R2, R2 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस। कोई रिस्पॉन्ड नहीं। 90 डिग्री। भाई हे इमराज मार खाओगे। भाई मैं ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, एंगल R2 कितना होगा, मतलब ये लाइट रे अपने प्लेन मिरर पे कैसे फॉल डाउन कर रही है। तो मैंने आपको ये कितनी बार बता रखा है कि जब भी लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करे तो भैया ये भले ही परपेंडिकुलरली फॉल डाउन जरूर कर रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जीरो। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल? 0 0। डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होने के लिए लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। तो अगर मैं R2 की वैल्यू पूछूं तो R2 की वैल्यू होगी 0 डिग्री, क्योंकि भैया ये हमारी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है, इसलिए। अगर R2 की वैल्यू 0 है तो मेरे को पता है एंगल A की वैल्यू होती है R1 प्लस R2। R2 कट गया तो मतलब R1 की वैल्यू मिल गई कि R1 कितना होगा? 30 30 डिग्री डिग्री। होगा। तो देखो यार आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कैलकुलेट करना है। स्नेल्स लॉ यूज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करो। ये नीट एग्जाम 2020 का आया वो क्वेश्चन है, तो भैया देख लो। वेरी गुड। तो आप स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, साइन आई निकालना है, साइन आर की वैल्यू पता चल गई 30 डिग्री। ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, दैट इज एयर। तो भैया आप कैलकुलेट कर लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रख दोगे तो आई की वैल्यू 45 डिग्री। यस सर। डन। नमिता माइक म्यूट करो प्लीज। मैंने कर दिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो डन। ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म।
इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब हमें सारे एंगल्स दे दिए हैं फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। बस इतना सा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो भाई क्वेश्चन में थिन प्रिज्म कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है गिवन। तो भाई सीधी सीधी बात, मैं आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। इक्विलैटरल प्रिज्म बोला हुआ है तो बहुत क्लियर है बात। एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी वैल्यू डेल एम की। प्रशांत बिल्कुल सही है यार, बहुत बढ़िया। सर 30। नहीं तन्वी 30 नहीं आ रही। आंचल बिल्कुल सही, महक बिल्कुल सही। अरे क्या बात है, मतलब काफियों का आ रहा है। पलक, क्षितेज बिल्कुल सही। दिवेश क्या हुआ, आज आंसर नहीं आ रहा। दीक्षा, अनीश। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। भाई कोई ऐसा है जिसके लिए सॉल्व करा के दिखाना है? नो सर। नो सर। डन। अगर कोई बोलेगा तो ही सॉल्व कराऊंगा, बाकी तो जनरल कैलकुलेशंस है बस। तो भैया हमारे पास डेल एम आएगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सर सॉल्व करा दो। सॉल्व करा दें, ठीक है डन। यार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले क्या करो, आप चाहे तो दोनों साइड एंटी साइन मतलब वो ले लो। तो इधर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा ये डेल एम हमें फाइंड करना है, प्लस ए की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास इधर क्या आएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से कर सकते हो। नहीं लेकिन हमारे पास इसमें फिर एक कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको साइन √3 की वैल्यू नहीं पता होगी, राइट? और कुछ तरीका इससे और क्या कर सकते हो, या तो फिर पूरी पूरी ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलो भैया फिर पूरी पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डन। आ जाओ। इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से मैं सोच रहा था। √3 इज इक्वल्स टू साइन, ये हो गया हमारे पास डेल एम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री बाय 2। साइन 60 डिग्री बाय 2 मतलब डायरेक्टली यहां पे लिख दो साइन 30 डिग्री। यस सर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्टली साइन 30 डिग्री। तो भैया अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए दैट वाज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब भैया ये आ जाएगा आपके पास √3/2 इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस 60 डिग्री बाय 2। अब मुझे बताओ साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू 60 डिग्री होती है? उल्टा बोल गया मैंने आंसर ही बता दिया। साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है? वो साइन 60 डिग्री पे होती है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू डेल एम प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2। भैया अब तो सॉल्व हो जाएगा। डेल एम इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कृतिका चेक करो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। डन। जैसे कंप्लीट हो जाए बता दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। डन सर। डन चलो।
आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन दो अलग अलग केसेस में। क्या दो अलग अलग केसेस गिवन है आपको? कि पहले भैया हमारे पास जो प्रिज्म है वो प्लेस्ड है एयर के अंदर, तो उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का रेशियो डिवाइडेड बाय, फिर हमें बताना है कि उसी को हमने एक वाटर में इमर्स कर दिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो भी आएगा इन दोनों का रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। बस इतना सा क्वेश्चन है, चेक करो समझ में आया या नहीं आया। और क्वेश्चन में एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो थिन प्रिज्म्स के लिए बात कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन बाय अ थिन प्रिज्म्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर एंड व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है, दैट इज 4/3। किसी को क्वेश्चन में ही डाउट हो तो भैया पूछ लेना फिर तो। दीक्षा माइक म्यूट। यार अब तक तो आंसर आ भी जाता है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। फर्स्ट ऑप्शन 4:3 ऑप्शन दे दिए मैंने, चलो। सेकेंड ऑप्शन 3:4, और फिर एक ले लो 1:4, और लास्ट 4:1। देखते हैं हम किसका सही आ रहा है। ठीक है प्रशांत, क्षितिज गुड, तन्वी गुड। प्रशांत एक बार अपना फिर से आंसर चेक करो कि क्या आपने एयर बाय वाटर ही निकाला है या वाटर बाय एयर निकाल दिया है। चलो डन भाई। मतलब मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब एक चीज तो क्लियर है, लोगों ने किसी ने भी आंसर ए या बी नहीं दिया, कोई आंसर सी दे रहा है, कोई आंसर डी दे रहा है, बस इतना ही कंफ्यूजन है। तो चलो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सपोज मैं निकाल रहा हूं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एयर के लिए। तो भैया थिन प्रिज्म बोला हुआ है। अब याद है आपको, मैंने एक चीज बहुत बार आपको ये चीज बोली हुई है कि रे ऑप्टिक्स में आपको जहां भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख जाए, क्या ये हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या रिलेटिव होगा? भाई कोई नहीं बोला, आई रिपीट, मैंने आपको ये बोला हुआ है रे ऑप्टिक्स में, पूरे रे ऑप्टिक्स में जहां पे भी आपको किसी भी फॉर्मूले में ऐसा म्यू लिखा हुआ दिखाई दे जाए, तो ये न्यू आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? Sir, relative. वेरी गुड भैया, याद रखना ये हमेशा रिलेटिव होता है। एक्चुअल में न्यू कभी आता ही नहीं, हमेशा न्यू 2/न्यू 1 आएगा हर जगह। लेकिन दिक्कत क्या होती है, बाय डिफॉल्ट हमेशा हमारा न्यू 1 क्या है, एयर है, तो उसको हम 1 ले लेते हैं, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर कैंसिल होकर हमें लगता है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो भाई सबसे पहले केस में अगर मैं एयर ले रहा हूं तो न्यू 1 की वैल्यू 1 ही होगी, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा न्यू 2 की वैल्यू कितनी गिवन है? अच्छा मैंने प्रिज्म का तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ही नहीं और लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया। भाई वाह बहुत बढ़िया। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म तो मैंने दिया ही नहीं है आपको, आपने कैलकुलेट कैसे कर लिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है 3/2, तो ये होगा 3/2 -1 इंटू ए, इक्वेशन 1। फिर जब मैं ये निकालूंगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वाटर, तो मैं लिखूंगा 3/2 होल डिवाइडेड बाय µ1।
अब की बार μ1 क्या होगा, अब की बार μ1 वाटर होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 -1 इंटू ए, इक्वेशन 2। भैया इन दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म कट जाएगा। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करके बताओ फाइनल की आंसर कितना आ रहा है। चलो, और जिन जिन्होंने आंसर भेजा मेरे को, बस वो इतना बता दो उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रशांत, दिवेश, क्षितेज, आप सबने कैसे भेजा आंसर? ठीक है, तो आंसर रट्टा मरा हुआ है बेसिकली दिवेश तुम्हें, है? Yes, sir. सही है। तो यार इस ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 3/2 -1, तो बेसिकली ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9/8, 9/8 -1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/8। बस अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कह रहा हूं, हाफ और 1/8 को। तो यहां सॉल्व कर देता हूं, हाफ और 1/8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8/1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4:1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 4:1। चेक कर लो पहले, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक करते हैं अपने चैप्टर का, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप। Done, sir. डन। चलो भैया, कर दूं स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. चलो डन भैया, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फिर चैप्टर खत्म भैया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब बेसिकली टारगेट क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टारगेट है कि भैया हमें बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। अब एक दिक्कत है, सबसे पहली चीज तो एक ये बता दूं भैया, सबको रे डायग्राम्स याद है? Yes, sir. Yes, sir. किसी एक बच्चे को पकड़ता हूं, मेरे को बस 2 रे डायग्राम चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, सिर्फ 2 रे डायग्राम्स। सबसे पहला रे डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा मैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टारगेट क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टारगेट है हाई मैग्निफिकेशन, मतलब मेरे को जो इमेज चाहिए वो हाईली इनलार्ज चाहिए। अगर मेरे को इमेज हाईली इनलार्ज चाहिए तो कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? Sir, convex. कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। तो एक चीज तो आपको भैया माइंड में फिट हो गई है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करना है, बस आ जाओ। मैं आपसे सिर्फ 2 रे डायग्राम मांग रहा हूं। कौन से 2 रे डायग्राम? पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। और दूसरा मेरे को बताओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन दो के लिए बताओ कि इमेज कहां कहां बनेगी, किसको पकड़े? अब देखते हैं। संजना, रे डायग्राम्स आते हैं? नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से नहीं आता सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं। सलोनी, नमिता, नो सर। नहीं, अरे वाह, देखा। हेमराज, नो सर। अभी तो बड़े चौड़ में सब कह रहे थे हाँ सर रिवाइज है। रोहित, Sir, first case में बनेगी beyond the 2f. देखते हैं। और रोहित, second रोहित, case- रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रोहित। नहीं भैया, किसी को नहीं है, चलो बोलो। पहले वाले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Yes, sir. और ये जो इमेज बनेगी ये इनलार्ज बनेगी, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब ये इन्वर्टेड बनेगी। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो ऐसे टेढ़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, ये दिक्कत है। वेरस लास्ट वाले केस के लिए बात करें, बिटवीन फोकस एंड पोल के लिए, तो भैया इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट मतलब ये सेम साइड बनेगी,
और Yes. सेम साइड ये कहीं पे भी बन सकती है, इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती, बस इतना पता है कि इट विल प्रोड्यूस या इट विल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, बस इतना पता है, बाकी ये कहीं पे भी बन सकती है। दूसरा, ये हमारे पास हाईली एनलार्ज्ड होती है, हाईली एनलार्ज्ड होती है। तो मेरे को बताओ आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, आप कौन सा केस ज्यादा लेना प्रेफर करोगे, फर्स्ट वाला केस या सेकंड वाला केस? Sir, second वाला. second वाला। सेकेंड वाला केस, क्योंकि एक तो इमेज हाईली इनलार्ज मिल रही है, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट कि भैया अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी, टेढ़ी नहीं बनेगी, तो मेरे को कंफ्यूजन वगैरह नहीं होंगी कि भैया मेरे को उसको फिर एनालाइज करना पड़ेगा, फिर से उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो बस अपने माइंड में फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए सिर्फ सेकंड केस को ही ध्यान में रखो कि भैया हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइड और हाईली एनलार्ज्ड। चलो अब आ जाओ भैया, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल सेंटर का। सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, आप लोग चेक करना, ये ऑब्जेक्ट ब्लैक पेन, ये ऑरेंज पेन, भैया इन दोनों को मैंने रख दिया। आप मेरे को बताओ कि ये दोनों सेम साइज के हैं या कुछ ना कुछ डिफरेंस है? सर Different है. भैया आपको ये ऑरेंज पेन थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक पेन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, बस इतना ही डिफरेंस है, राइट? Yes, sir. डन। अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, अब बताओ ये दोनों सेम साइज के हैं या अलग हैं? Sir, Yes, same, same, sir. अब कहने का मुद्दा क्या है, समझो भावनाओं को। भाई सपोज मैं कह रहा हूं कि हमारा जो भी पर्सन है, ऑब्जर्वर है, वो कहीं ना कहीं यहां खड़ा है, ये हमने ड्रॉ कर दिया भैया ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जर्वर है जो किसी भी चीज को देख रहा है। मैंने क्या करा, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा और इसी का सेम लेंथ का मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, सेम लेंथ का ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की है या अलग अलग साइज की है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में जो ये दोनों पेन है ना, ये दोनों एग्जैक्टली सेम साइज के हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, एक पेन को मैं अपने क्लोज रख रहा हूं और एक पेन को मैं अपने से बहुत ज्यादा दूर रख रहा हूं, तो क्या ये मेरे को दोनों सेम साइज के नजर आएंगे या अलग अलग साइज के नजर आएंगे? Sir, अलग-अलग. भैया बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल चीज है। लाइक फॉर एग्जांपल मून, क्या मून इतना छोटा है जितना छोटा हमें दिखाई दे रहा है? वो नहीं, No, sir. वो भैया बहुत बड़ा है। हमें इतना छोटा क्यों दिखाई दे रहा है? हमें इतना छोटा वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो मेरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि भैया डिस्टेंस मैटर बहुत ज्यादा करता है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, इस एग्जांपल में मैंने जो ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ड्रॉ किए हैं, ये बिल्कुल सेम ड्रॉ किए हैं मैंने दोनों की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं रखा। लेकिन जब मैं देखूंगा कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, तो भैया ऑब्जेक्ट इतना बड़ा एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ इतना बड़ा एंगल, सपोज इस एंगल की वैल्यू ले रहा हूं 60 डिग्री। अब मैं चेक करूंगा कि भैया इमेज कितना बड़ा एंगल बना रही है, तो मैंने देखा कि इमेज मेरे हिसाब से, बस मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इमेज तो भैया बहुत छोटा एंगल बना रही है, कुछ ना कुछ 30 डिग्री। तो हमारी आईज पे जो छोटा एंगल बनाता है वो हमें छोटा दिखाई देता है, हमारी आईज पे जो बड़ा एंगल बनाता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये इमेज सेम साइज की होगी, डिमिनिश्ड होगी या इनलार्ज्ड होगी? इसने छोटा एंगल बनाया है, Sir, diminished. बिल्कुल, तो ये इसके हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से डिमिनिश्ड होगी। चेक करो क्या जो मैंने बोला वो समझ में आ रहा है या रिपीट करूं? Sir, clear. Done. आ रहा है, डन। तो यार मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि भले ही दो ऑब्जेक्ट का साइज सेम क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं किसी को दूर रख दूंगा तो वो मेरे को हमेशा छोटा ही दिखाई देगा। तो मेरे को एक्चुअल में पता ही नहीं चल पाएगा कभी भी कि ये इमेज सही में इनलार्ज भी थी या डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है, मेरे को कभी पता ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर मैं इससे भी ज्यादा दूर, सपोज मैंने इससे भी ज्यादा दूर हाईली इनलार्ज इमेज बना रहा हूं, भैया आपको तो ये साफ नोटिस हो रहा है क्योंकि आप सामने से देख रहे हो, तो आपको ये साफ दिख रहा है कि ये इमेज मैंने इनलार्ज बनाई है। लेकिन इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये इमेज इसको कैसी दिखाई दे रही होगी? अभी भी ये एंगल छोटा ही बना रही है ऑब्जेक्ट से, तो अभी भी इसको ये डिमिनिश्ड ही दिखाई देगी। तो भैया ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने कहा डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करें? जैसे मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया था कि अब आप कैसे बता सकते हो ये सेम साइज है या नहीं? मैंने इन दोनों को कहां रखा? Same distance. वेरी गुड।
तो यही एक मेन अब कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो भैया ऑब्जेक्ट और इमेज का बस एंगल नहीं देखता। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल तब देखता है जब हम दोनों को सेम डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं, हम दोनों को सेम डिस्टेंस पे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है, और मैं यहीं पे इमेज को रख दूं, दोनों को सेम डिस्टेंस पे रख दूं, और यहां पे रख दूं ऑब्जर्वर को, तो भैया अब ये ऑब्जर्वर बहुत क्लियरली बता सकता है कि भैया मेरे पास जो ये इमेज है वो इनलार्ज है या नहीं। तो वो कैसे देखेगा, वो दोनों को सेम डिस्टेंस पे रख के इन दोनों के एंगल्स मेजर करेगा। वो देखेगा यार इमेज का एंगल बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट का एंगल छोटा बन रहा है, तो वो क्लियरली कह सकता है कि भैया ये इमेज इनलार्ज इमेज है। तो हम भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज को अब सेम डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे। क्या पहले मतलब पहला टारगेट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा टारगेट, भैया ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये सेम तो होना चाहिए, ये बात भी मैंने मान ली, लेकिन ये डिस्टेंस होना कौन सा डिस्टेंस चाहिए भैया? क्या किसी भी डिस्टेंस पे रख दूं, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या कोई No, एक sir. स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए? It's a specific value. स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल। तो याद रखो, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, ह्यूमन आई के लिए दो डिस्टेंसेस होते हैं। Yes, एक sir. डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं Distance नियर पॉइंट, vision. कि इससे पास अगर आप लेके आ गए तो आपको देखने में दिक्कत होगी। नियर पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डी से, इसको डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। तो मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? So 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड। जनरली 25 सेंटीमीटर होती है ह्यूमन हेल्थी हाई के लिए, लेकिन कभी कभी 20 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको 25 ही लेनी है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। जनरली क्वेश्चन में मेंशन और कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए जनरली वो 20 सेंटीमीटर दे देते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक दूसरा पॉइंट भी होता है जिसको हम कहते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब कि आईज मैक्सिमम कितनी दूर तक अच्छे से देख सकती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। Infinite. इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि आप उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसमें अंतरिक्ष में पहुंचा दो, मतलब आउटर स्पेस में पहुंचा दो, नहीं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आपके आईज के साइज के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मून को देख रहा हूं, तो मून मेरे लिए नियर पॉइंट होगा या फार पॉइंट होगा? Far point. फार पॉइंट, क्योंकि जो मून का डिस्टेंस है मेरे से वो बहुत ज्यादा है, वो मेरे आइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो मून के डिस्टेंस को मैं इनफाइनाइट लूंगा, तो वो मेरे लिए फार पॉइंट कहलाएगा। तो मेरा टारगेट क्या होगा, या तो भैया ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखूं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को नियर पॉइंट पे रखूं, या फार पॉइंट पे रखूं। मेरा टारगेट ये होगा। लेकिन मेरे को बताओ कि ज्यादा डिटेलिंग आपको किस केस में मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे देख रहे हो या जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे देख रहे हो? Near point पे. भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे मून मेरे से बहुत ज्यादा दूर है तो मैं मून को बस देख पा रहा हूँ, मून की डिटेलिंग नहीं देख पा रहा कि मून पे कैसा स्ट्रक्चर या क्या जो भी कुछ है, नहीं देख पा रहा। तो डिटेलिंग तो हमें तभी मिलेगी जब हम इस डिस्टेंस को कितना रखेंगे, नियर पॉइंट रखेंगे। तो याद रखो हमारा टारगेट अब यही होगा कि वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हम हमेशा इमेज को नियर डिस्टेंस पे बनाएंगे, हम हमेशा इमेज को नियर पॉइंट पे बनाएंगे, और इमेज को नियर पॉइंट पे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को, चाहे ऑब्जेक्ट जहां पे भी क्यों ना रखा हो, हम उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करा के इमेज के साथ खड़ा कर देंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि एंगल कितना बन रहा है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इमेज डिमिनिश थी, सेम साइज थी, या मैग्नीफाइड थी। तो अब इसमें एक और चीज ध्यान दो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, लेंस के लिए होता है V/U या फिर HI/H0। अब लेकिन एक और फॉर्मूला यूज होगा जिसको हम कहेंगे M अल्फा। M अल्फा का मतलब, अब हम ये साइज वगैरह के बाद में बात नहीं कर रहे, अब हम एंगल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैग्निफिकेशन क्या कहलाएगी हमारी, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और इस एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है tan बीटा बाय tan अल्फा, जहां पे बीटा कौन सा एंगल होता है, बीटा एंगल होता है जो इमेज ने बनाया, अल्फा कौन सा एंगल होता है, जो ऑब्जेक्ट ने बनाया। यहां लिख देता हूं, जो इमेज ने बनाया, जो ऑब्जेक्ट ने बनाया। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी, when both are placed Near point. at near point। वेरी गुड। चलो यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम वगैरह पढ़ना। मैंने आप तक, यहां तक तो मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया। Done, sir. क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। चलो
कृतिका आपका भी हो गया, बाकी सबका भी हो गया अभी? Yes, sir. चलो डन। आ जाओ sir. भैया। सबसे पहले आ गए हम भैया, डिस्कस करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या है? सिंपली आप एक तरीके से वो कर सकते हो, आप सबने वो डिटेक्टिव वाला लेंस देखा ही होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास Yes, जिसे sir. कहते हैं, वो Yes, सिंपल sir. माइक्रोस्कोप होता है। मतलब सिर्फ सिंगल लेंस, एक सिंगल लेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों, मतलब इमेज वर्चुअल मिलेगी, इसलिए आप जो भी चीज पढ़ रहे हो या जो भी चीज देख रहे हो वो आपको जूम आउट तो दिखाई देगी, लेकिन वो सिर्फ लेंस के अंदर दिखाई देगी, सिर्फ लेंस के अंदर, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दो। सॉरी भैया, ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये ही मेरे आईज के पास होगा। तो जो लेंस आईज के पास होता है, इस लेंस को हम कहते हैं आई पीस। बस एक नाम दे दिया आई पीस कि ये आईज के पास है, ऑब्जर्वर के आईज के पास है। इसका ऑप्टिकल सेंटर मैंने इंडिकेट किया ई से, ये इसका फोकस। तो भाई मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको बताया, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो मेरे को वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा सेम साइड मिलती है, इस तरीके से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। ये कहीं पे भी बन सकती है, ये शायद से यहां पे भी बन सकती थी, कहीं पे भी बन सकती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसलिए इसको हमेशा किससे ड्रॉ करेंगे? डॉटेड लाइन से। भैया चेक करो पहले, यहां तक की बातें क्लियर हैं? Yes, sir. डन। तो ये हो गई इमेज। लेकिन इमेज मैंने अभी आपको बताया, इमेज का डिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए? कहां बनाना चाहता हूं मैं इमेज? हमेशा नियर पॉइंट पे बनाना चाहता हूं। तो ये हो गया भैया, ये डी, ये ऑब्जेक्ट है। पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक के डायग्राम में कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. बढ़िया। इस को ले लो ए बी, इस हाइट को ले लो ए बी। अब मेरा टारगेट क्या है? हम इस ए बी को भाई इमेज की जगह पे शिफ्ट करा देंगे। तो मैं इस ए बी को इस ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ी सी भावनाओं को बस समझ लेना कि भैया ये ए बी सेम हाइट का मैंने यहां ड्रॉ कर दिया ब्लू लाइन से। इसको ए बी लिया है तो इसको आप ले लो ए डैश, इसको ले लो बी डैश और इसको ले लो बी डबल डैश। अब चेक करो कि भैया दोनों कितने कितने एंगल्स बना रहे हैं। तो ध्यान देना भैया, ये इमेज बना रहा है एंगल। इमेज जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या लेते हैं? Tan beta. बीटा। वेरी गुड। फिर ऑब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा होगा मैं उसको रेड लाइन से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम क्लियरली दिखता रहे। तो भैया ये एंगल जो बना, ये एंगल होगा हमारे पास अल्फा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मेरे को टेन अल्फा की वैल्यू लिख के बता दो। टेन अल्फा की वैल्यू क्या लिखूं? टेन अल्फा, तो टेन अल्फा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? A परपेंडिकुलर dash B है dash. ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बेस। बताओ बेस क्या है? A Sir, dash. capital D. कैपिटल डी, मतलब ए डैश ई, जिसको आप बाद में रिप्लेस कर दोगे कैपिटल डी से। बहुत बढ़िया। लेकिन अब मजेदार वाली बात क्या है, अब हम लिखेंगे टैन बीटा। लेकिन अगर आप नोटिस करो, हमारा जो टैन बीटा है वो दो ट्राइंगल्स के लिए सेम आ रहा है। एक बड़े वाले ट्राइंगल के लिए और एक इसी के अंदर जो ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये दो ट्राइंगल्स के लिए कॉमन एंगल आ रहा है, कॉमन एंगल। तो भैया कंप्लीटली आपकी मर्जी है कि आप टैन बीटा में बड़ा वाला ट्राइंगल लिखना चाहते हो या छोटा वाला ट्राइंगल के लिए वैल्यूज लिखना चाहते हो। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल के लिए वैल्यू लिखना चाहोगे तो उस केस में एक दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? कि भैया आपका इधर भी बेस कितना आएगा? डी ही आएगा। तो सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया। तो मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा तो छोटे वाले ट्राइंगल से क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे को? छोटे वाले ट्राइंगल से ये बेनिफिट मिलेगा कि मेरे पास बेस आएगा एई, और एई मेरे पास क्या है? एई मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। तो चलो मेरे को टैन बीटा लिख के बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए क्या लिखूं? Sir, AB by U. वेरी गुड। ए बी बाय ए ई। अब कुछ बुक्स में इसको यू से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इसको एक्स से लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं एनसीईआरटी वाला ही डिनोशंस लेके चल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्स। इन दोनों का रेशियो लो और मेरे को बताओ मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट योरसेल्फ। इन दोनों का रेशियो लो और मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है।
Sir, AB upon X into A dash B dash upon D. चलो तो भाई डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ए बी अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय डी। अरे भैया आप एक चीज नोटिस करो, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ही उठा के तो यहां रखा था, तो ए डैश बी डैश और ए बी अलग अलग है या सेम है? Same. तो भैया काट दो इन दोनों को और मेरे पास एक D by फाइनल X. आंसर आएगा डी बाय एक्स। अब एक चीज चेक करो, डी क्या था भैया? डी मेरे पास कुछ नहीं, डी मेरे पास इमेज डिस्टेंस था, तो मतलब ये हो गया एक तरीके का वी। एक्स क्या था? एक्स मेरे पास बेसिकली इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो देखो मतलब मेरे पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया है वो बिल्कुल सही आया है कि भैया मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया डी बाई एक्स। अब आप ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब भी मैं बोलूं कि भैया मेरे को मैग्निफिकेशन चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन भैया मेरे अंदर कीड़ा है, मैं सिर्फ एक फॉर्मूले से सेटिस्फाई नहीं होने वाला, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा और लेंस फॉर्मूले की हेल्प से मैं एक और फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगा मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ के टर्म्स में, जैसे हम पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो जब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करोगे फोकल लेंथ के टर्म्स में, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा 1 प्लस डी बाय एफ। 1 प्लस डी बाय एफ। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? इसको एफ ई लिख लेना, एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब मैं बोलूं भैया कि मेरे को आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ फोकल Focal लेंथ। length. बस किस्सा खत्म। चेक करके बताओ पहले, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो पूछ लो। No, No, sir. sir. बढ़िया। Done, sir. डन। अब याद रखना यार, ये इसका केस 1 है। केस 1 क्या है? मतलब मैंने इमेज डिस्टिंक्ट डिवीजन पे नियर पॉइंट पे बनाया है, ये केस 1 है। लेकिन इसी के अंदर केस 2 आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशंस। केस 2 क्या होगा कि भैया सपोज मैं इमेज बनाना चाहता हूं फार पॉइंट पे। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आप इमेज इंफिनिटी पे बनाना चाहते हो, यहां पे आ जाओ भैया वापस से, सॉरी आपको ये रे डायग्राम तो बताया ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे प्लेस करूं तो इमेज कहां बनती है? Infinity पे. इन्फिनिटी पे बनती है। तो हम इसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया अगर मैं इमेज इन्फिनिटी पे बनाना चाहता हूं, तो भैया मेरे को ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? फोकस पे। तो आपका जो ये एक्स की जगह क्या लिख दूं, उसको एक्स की जगह फोकस। Focus. तो अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को कंपेयर करो। आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले में 1 प्लस डी बाई एफ आ रहा था, इस फॉर्मूले में बस डी बाई एफ ही आ रहा है। तो आप इधर क्या लिखोगे, जब भी हम इमेज फार पॉइंट पे बनाएंगे तो मैग्निफिकेशन रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट। मैग्निफिकेशन बस 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाती है। जैसे अगर इधर मैग्निफिकेशन 5 आ रही होगी तो बस इधर मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? 4 आएगी। 4. बस ये डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। Done, sir. भाई बहुत बढ़िया। अब यहां तक चेक कर लो आराम से, हमारा ये सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म हो गया है। अब मैं आता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। Done, sir. डन। चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। पहले सिर्फ डायग्राम डायग्राम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन तो आप खुद भी देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी। कैलकुलेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, डायग्राम समझना है डिफिकल्ट टास्क थोड़ा सा। भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका लैब में माइक्रोस्कोप वगैरह रखे होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। उसके अंदर हमारे पास 2 लेंस होते हैं, 2 लेंस। एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है, तो इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है। वेयरएज एक लेंस हमारी आईज के पास होगा, तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे जो आईज के पास है? Eyepiece. आईपीस। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर को ई से डिनोट करूंगा और दूसरे वाले के ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट कर दूंगा, बस सीधी सीधी बात। चलो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भैया, हम F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। भाई ध्यान देना जो मैं बोलते जा रहा हूं, अब डायग्राम समझना है बस आपको, सारा काम डायग्राम का इस केस में। ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F एंड 2F, इसको ले लिया A और B। तो मेरे को बताओ, जब हम ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखते हैं, वापस पीछे वाली स्लाइड्स पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड 2F रखते हैं तो इमेज कहां मिलती है? Beyond 2F. और कैसी मिलती है? Real and inverted. तो यही काम यहां पे करना है भैया। हमें ऑब्जेक्ट की ये इनलार्ज इमेज मिलेगी बियॉन्ड 2F। ये लेंस 1 का 2F है, इसलिए इसको F1 F1 लिख रहा हूं मैं।
ये लेंस 1 का 2f है, तो इमेज मेरे को बियॉन्ड 2f मिलेगी और इनलार्ज मिलेगी। ये मेरा इमेज 1 लिख देता हूं, ये मेरी इमेज 1 है, इसको नाम दे दो a डैश b डैश। अब भैया ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए कैसा एक्ट करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। हमारा टारगेट क्या होगा कि हम दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस इस हिसाब से चेंज करें। मतलब ये ट्यूब के अंदर होता है, ट्यूब के अंदर एक लेंस यहां एक लेंस यहां, हम ट्यूब को रोटेट करके ट्यूब की लेंथ को इस हिसाब से चेंज करेंगे कि जो ये इमेज मिल रही है ना, ये इस लेंस 2 के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो अगर ये इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रही है तो फिर इमेज कहां मिलेगी और कैसी मिलेगी? Sir, highly enlarged on the same side of the lens. वेरी गुड। अब जैसे मैंने बोला वो कहीं पे भी बन सकती है, तो जो आप फाइनल इमेज ड्रॉ कर रहे हो, आप चाहे तो यहाँ बीच में बना दो, आप चाहे तो यहाँ बना दो, आप चाहे तो यहाँ बना दो। भाई मेरे को अपना डायग्राम थोड़ा सा सुंदर और टिकाऊ बनाना है समझाने के लिए, तो इसलिए मैं फाइनल इमेज को बिल्कुल लास्ट में बना रहा हूँ, ताकि भैया हम उसको आराम से पढ़ सकें कि भैया क्या हो रहा है। तो ये मैंने फाइनल इमेज बना दी हाईली इनलार्ज। तो यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन सिर्फ एक बार हो रहा है, सिर्फ एक बार, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इसके अंदर है ना मैग्निफिकेशन 2 बार हो रहा है। 2 बार क्यों हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट ने बनाया और एक आईपीस ने बनाया। तो ये बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरह ट्रीट होगा कि हमारे पास 2 मैग्निफिकेशन आएंगे। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? Yes, sir. डन। ये फाइनल इमेज बन रही है, इसको नाम दे दो ए डैश और बी डबल डैश या ट्रिपल डैश नाम देंगे फिलहाल के लिए। अब दूसरा टारगेट बताओ, दूसरा टारगेट क्या है करने का? ये तो डायग्राम समझ में आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है भैया? ये जो फाइनल इमेज है ये आई पीस से कितना दूर बननी चाहिए? डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन पे हेमराज, बहुत बढ़िया, डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को भी उठा के भैया डिस्टिंक्ट विजन पे ले आओ। ऑब्जेक्ट ये है ए बी, तो इस ए बी को उठा के मैं डिस्टिंक्ट विजन पे लेके आ गया। ये है मेरा ऑब्जेक्ट, इसका नाम ए डैश बी डबल डैश। फिर से वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे भैया? ये कुछ ना कुछ इस तरीके का वो बनाएगा, फिर ये भी कुछ ना कुछ इस तरीके का एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ टैन बीटा टैन अल्फा दोनों की वैल्यू लिखोगे आप। बस इतना काम करना है आपको। पहले मेरे को डायग्राम बताओ, डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? कैलकुलेशन समझाना मेरा काम है अब। Sir, आ गया है. फिर आ गया। चलो आ जाओ अब भैया मुद्दे पे। कैलकुलेशन मैं आपको बिल्कुल हलवा बनाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। मेरे को एक बात याद दिलाओ, जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था, मैं एक चीज बताना भूल गया था, अब वो चीज यहां पे समझा देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालते हैं? Sir, P1 plus P2 डायरेक्टली ऐड करके. फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? Sir, 1 by F equivalent is equal to 1 by F1 plus 1 by सिमिलरली आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या कर सकते हो? आप टोटल मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो टोटल मैग्निफिकेशन? भाई लेंस 1 की मैग्निफिकेशन इंटू लेंस 2 की मैग्निफिकेशन, इस तरीके से आपको जितने भी लेंस गिवन होंगे सबकी इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, आई रिपीट, सबकी इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन फाइंड करके आप मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना काम करना है। तो यार इधर भी तो ये मेरा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही तो है। मेरे को फाइनल मैग्निफिकेशन चाहिए, तो अगर मेरे को फाइनल मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस? Yes, sir. Yes, sir. डन। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव भैया ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लो u, इसके हिसाब से ये इमेज डिस्टेंस था, तो इस इमेज डिस्टेंस को क्या ले लेता हूं मैं? v। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए है तो इसको नॉट और नॉट लगा देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए किसके बारे में बात करी है मैंने? ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी है। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या मैं लिख सकता हूं? v नॉट बाई u नॉट। Yes, sir. अब बचा आईपीस। भैया आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करता है, हाईली इनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो आईपीस के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था? 1 प्लस डी बाय एफ ई। FE. भैया आप अब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि मेरे जो लेंस आईपीस है उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं, उसके लिए तो इमेज ने ऐसा ऑब्जेक्ट का काम किया। क्या सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. डन। अगर आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अभी बता दूंगा। आई पीस के लिए चलो एक और चीज देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना,
इसको यूई लिख देता हूं। इमेज डिस्टेंस कितना है आई पीस के लिए? कैपिटल डी डिस्टिंक्ट कैपिटल डी। तो बस वो रिप्लेस कर दो, तो भैया ये हो जाएगा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय यू। पहले चेक करो ये इक्वेशन 1 सबको समझ में आई है या रिपीट करना है मेरे को? डन सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? इसको तो वी नॉट बाई यू नॉट ही रहने दो, लेकिन ये हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर रही है, तो इसमें लिख दो 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये इक्वेशन 2 हो गई। जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अब मेरे को ये भी बता दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई डाउट तो नहीं है, तो मैं इक्वेशन 3 पे आऊं। डन सर। डन। चलो इक्वेशन 3 पे आते हैं। अब यार इक्वेशन 3 है ना एक स्पेशल केस के लिए इक्वेशन है। स्पेशल केस क्या स्पेशल केस है यहां समझाता हूं बस भैया फटाफट। स्पेशल केस क्या है भैया? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास आई पीस थी। मैंने अभी क्या किया था, ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड एफ, इमेज कहीं ना कहीं 2f के बियॉन्ड बन रही थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्यूब को मतलब इन दो लेंस को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, जो ये ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्टली 2f पे ही आ जाए। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। भाई मेरे हिसाब से सबको समझ में नहीं आई। सर रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट। मैंने कहा ये आई पीस है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास आई पीस है, आई पीस ऑब्जेक्टिव। देखो अभी तक क्या हो रहा था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था तो इसको मैंने लिख दिया था यू नॉट, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट था। इस वाले डिस्टेंस को मैंने क्या इंडिकेट किया हुआ है, इस वाले डिस्टेंस को वी सर नॉट, वी क्योंकि ये हमारा इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव के लिए। इस वाले डिस्टेंस को मैंने क्या इंडिकेट किया हुआ है, यूई। सर यू ई। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या मैं ये लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ द ट्यूब एल वी नॉट प्लस यूई के बराबर होगी? कि भैया अगर यस मैं इन सर। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा तो मेरे को दो लेंस के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, और दो लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है। पहले चेक करो यहां तक की इक्वेशन समझ में आई कि एल को मैं वी नॉट प्लस यू ई से रिप्लेस कर सकता हूं। यस सर। डन। अब दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, हम है ना इमेज को इंफिनिटी पे प्रोड्यूस कराएंगे। तो अगर इमेज को इंफिनिटी पे प्रोड्यूस कराना है तो मेरा ये जो इमेज है जो दूसरे के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये इमेज कौन से पॉइंट पे होनी चाहिए? क्या फोकस ये पे। मेरे फोकस पे होनी चाहिए? यस सर। वेरी गुड। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्यूब को इस हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं कि जो ये एफ ई फोकस है आई पीस के लिए, यही सेम 2f होना चाहिए मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। उससे एडवांटेज क्या मिला? उससे एडवांटेज ये मिला कि मेरे पास जो फाइनल लास्ट इक्वेशन आएगी, मैं वी नॉट वगैरह को रिप्लेस करके कुछ एक अपना एक फाइनल इक्वेशन लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ लेंथ या इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वी नॉट बाय एफ नॉट इनटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। लेकिन ये इक्वेशन आपकी कब यूज होगी? ये इक्वेशन सिर्फ आपकी तब यूज होगी जब हम इमेज को कहां पे बनाना चाहेंगे? इंफिनिटी पे। वेरी गुड, जब हम इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना चाहेंगे। चेक कर लो यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई ना? यस सर। यस सर। डन। अब मैं आपको कह रहा हूं इसमें थोड़ा सा चेंजेस। भैया बस इसको एल लिख लो, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूं कब, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसको एल से क्यों लिखा? इसको एल से इसलिए लिखा कि हम अज्यूम करेंगे कि ये जो इसका आईपीस का फोकल लेंथ है वो बहुत छोटा है, तो बेसिकली जो ये 2f है यही लेंथ ऑफ द ट्यूब मानी जाएगी बस। क्यों यूई की वैल्यू मैं बहुत छोटी मान रहा हूं, बहुत छोटी। तो अगर यूई की वैल्यू मैं बहुत छोटी मान रहा हूं तो बस एल को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं? वी नॉट से, नॉट। व्हेन यू इज नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। बस ये एक केस है। ये सारी इक्वेशन मैंने आपको लिख के दे दी है, सॉरी मैंने फोन स्लाइड कर दी। ये इक्वेशन मैंने आपको सारी लिख के दे दी है, आप चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर। तो क्या कहते हो इसी बात पे एक क्वेश्चन भी दे दूं तो ट्राई हो जाएगा? यस सर। यस सर। चलो डन। तो भैया एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सादा सा क्वेश्चन, आप सबको ट्राई करना है। यार एक मिनट दो, कहां गया क्वेश्चन?
चलो डन, लिखो क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ हमें गिवन है। यहां पे लिख रहा हूं, सारी वैल्यूज चेक कर लेना। हम मेरे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट हमें पास गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। चेक करो, पहले यहां तक की चीजें क्लियर है, यहां तक की इंफॉर्मेशन सब कुछ गिवन है हमें। Yes, sir. डन। देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट, भैया हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन। याद रखना, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम होता है। मैग्नीफाइंग पावर, आपको मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है जब इमेज प्रोड्यूस हो रही है एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट। चलो पहले ये फर्स्ट पार्ट ही कैलकुलेट करो, आप देखते हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट भी आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले फर्स्ट पार्ट ही कैलकुलेट कर दो। अब देखो इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नियर पॉइंट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आप नियर पॉइंट कितना लोगे? 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर। पीछे कर देता हूं, चेक कर लो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, 1 या 2? अरे भैया So बहुत, first वाली. फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करोगे तो इसमें आपको यूई की वैल्यू कहां पता है, आपको वी नॉट की वैल्यू कहां पता है? कुछ भी तो नहीं पता आपको, बस आपको डी की वैल्यू पता है और यू नॉट की वैल्यू पता है फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से। तो भैया आपको ना टोटल मैग्निफिकेशन पता, ना वी नॉट पता, या ना यूई पता, फिर कैलकुलेट कैसे करोगे? तो भाई आपको यूज करनी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्यों यूज करनी है? आपको डी की वैल्यू पता है, आपको एफ ई की वैल्यू पता है, आपको यू नॉट की वैल्यू पता है, वी नॉट आप निकाल लोगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपको एफ नॉट भी पता है। खत्म करो इस क्वेश्चन को, आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करोगे। स्टेप्स, सबसे पहले आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे फॉर ऑब्जेक्टिव। फॉर ऑब्जेक्टिव तो आप लिखोगे 1/v0 माइनस 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0। भाई आप देखो, आपको एफ नॉट की वैल्यू पता है, यू नॉट की वैल्यू पता है, आप सबसे पहले निकाल लोगे वी नॉट की वैल्यू। तो एक बार आपके पास वी नॉट की वैल्यू आ गई तो डायरेक्टली आप लिखोगे टोटल मैग्निफिकेशन इज वी नॉट बाई यू नॉट, सारी वैल्यूज गिवन होगी अब, 1 प्लस डी की वैल्यू भी गिवन है और एफ ई की वैल्यू भी गिवन है। दिवेश बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया यार, बहुत बढ़िया। सब लोग भैया चेक करेंगे, वी नॉट की वैल्यू आएगी प्लस 12 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन की फाइनल वैल्यू आ रही है हमारे पास 7। वेरी गुड दिवेश। और दिवेश एक चीज याद रखो, मैग्निफिकेशन आपने शायद से -7 लिखा है, -7 नहीं आएगा, +7 आएगा। यस सर। हम्म, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेना, बस मेरे को पहले तो ये बता दो आपको स्टेप समझ में आए हैं कैसे करोगे कैलकुलेट? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड, स्टेप्स मेन थे। तो भैया आज के लिए यहीं तक, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। डन डना डन।